हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारा जेबी गुप्ता बुक का सीरीज चल रहा है जो कि एसजीपी का है। तो हमने इसमें लगभग 6 क्लासेस ले रखा है। उसकी नेक्स्ट क्लास आज हम देखेंगे और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जितने बन सकते हैं उतना हम डिस्कशन करेंगे एक एक क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो प्लीज़ यार चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि बहुत ही अच्छी वीडियोज़ मुझे लगता है कि प्रोवाइड हो रही हैं और आप लोग चैनल को शेयर नहीं करते हो यार। थोड़ा शेयर वगैरह कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के संग, ताकि वो भी इसका एडवांटेज उठा सकें। ठीक है, चलिए। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है कि फ्यूजेज हैज़ गॉड एडवांटेज ऑफ। तो फ्यूज के पास क्या क्या एडवांटेज होते हैं, फ्यूज लगाने से हमको क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं, वही आपको बताना है। तो देखिए, पहले तो हम पढ़ लेते हैं ऑप्शन क्या है कि चीपेस्ट टाइप ऑफ प्रोटेक्शन। तो यह एक प्रोटेक्शन है लेकिन बहुत ही सस्ता है। क्लियर है, एक तरह का प्रोटेक्शन ही है लेकिन ये क्या है, बहुत सस्ता है। तो क्लियर है, ये सस्ता प्रोटेक्शन है। इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक। तो करंट और टाइम के बीच का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, इनवर्स होता है। क्लियर, यानी कि ये देखिए कि अगर ये टाइम है और एक करंट है, इसका मतलब है कि इसमें कैसा होगा, इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक। इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि अगर करंट ज़्यादा होगी तो सर्किट को ट्रिप होने में कम टाइम लगेगा। तो इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक होती है इसकी, ये सही है। उसके बाद नो मेंटेनेंस। तो मतलब वो सॉरी, जो आपका फ्यूज है, फ्यूज में किसी भी तरह का मेंटेनेंस की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें जो वायर बीच में हम लगाते हैं वह वायर फॉल्ट के दौरान अगर क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए, फॉल्ट के दौरान मेल्ट हो जाए तो फिर हमको पूरा ही फ्यूज चेंज करना पड़ जाएगा। तो इसमें कोई भी मेंटेनेंस की मतलब कि खर्चा नहीं करना पड़ता, मेंटेनेंस नहीं होता इसमें। उसके बाद करंट लिमिटिंग इफेक्ट अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन। तो करंट को लिमिट करने का जो इफेक्ट है वो भी शॉर्ट सर्किट कंडीशन में वो होता है फ्यूज का। फ्यूज में एक एडवांटेज के रूप में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। तो फ्यूज के जितने भी एडवांटेज हमने पढ़े ये टोटली क्या है, ऑल ऑफ द अबव, ये टोटली करेक्ट है। सब के सब क्या है, करेक्ट है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो फ्यूज, फ्यूज बेसिकली है क्या। फ्यूज एक प्रकार से आप समझ रहे हो कि चीपेस्ट टाइप का प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स है, यानी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स है जो कि फेज वायर के सीरीज में लगाया जाता है। फेज वायर के, देखो न्यूट्रल में नहीं, फेज वायर के सीरीज में लगाया जाता है। फेज वायर के सीरीज में लगाया जाता है। उसके बाद फ्यूज का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, वो होता है लो। फ्यूज का रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। उसके बाद फ्यूज का जो मटेरियल है वो हम किस मटेरियल का बनाते हैं। अब वो बेसिकली डिपेंड करता है कि आपकी करंट की रेटिंग कितनी है, करंट हाई है या फिर करंट कम है। तो हाई करंट के लिए हम लोग सी यू यानी कॉपर का हम बनाते हैं, जो फ्यूज होगा हमारा कॉपर का हम बनाते हैं। क्लियर है। ऑप्शन आपको अब एक चीज़ और बताना है कि फ्यूज में जो करंट, मानो लो करंट के लिए हम बनाएंगे, तो लो करंट के लिए हम लोग जो मटेरियल यूज करेंगे वो कौन सा होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि फ्यूज हम बनाएं तो फ्यूज नॉर्मली अगर आपसे पूछे कि किस मटेरियल का बना होता है तो आपको बताना है। तो कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए कि किस मटेरियल का बना होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए फ्यूज यूज। तो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है फ्यूज का, ओपन सर्किट करता है, नहीं। प्रोटेक्ट द अप्लायंसेस या फिर प्रोटेक्ट द लाइन, लाइन के लिए तो हम करते ही नहीं, अप्लायंसेस के लिए भी नहीं करते हैं। तो प्रिवेंट एक्सेसिव करंट फ्रॉम फ्लो थ्रू द सर्किट, यानी सर्किट से जो भी एक्सेसिव यानी अधिक करंट फ्लो होगी उसी को मतलब कि प्रोटेक्ट मतलब प्रिवेंट करना। प्रिवेंट का मतलब है कि उसको रोकने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, फ्यूज। तो फ्यूज का प्राइमरी फंक्शन क्या है कि किसी सर्किट से अगर करंट अधिक फ्लो हो रही है, यानी रेटिंग से अगर अधिक करंट फ्लो हो रही है, तो उस चीज़ को मतलब कि प्रिवेंट करना, यानी कि उसे उस चीज़ से रोकने के लिए हम लोग फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द मटेरियल यूज्ड इन ए लिक्विड फ्यूजेस। तो लिक्विड फ्यूज में जो मटेरियल हम यूज करते हैं वो कौन सा है लिक्विड फ्यूज में, SF6, डिस्टिल्ड वाटर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्रांसफार्मर ऑयल। तो देखिए मटेरियल यूज्ड इन लिक्विड फ्यूज, लिक्विड फ्यूज में हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए लिक्विड फ्यूज में जो हम इस्तेमाल करते हैं वह हमारे पास होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड हम बेसिकली यूज करते हैं जहाँ पे हमें लिक्विड फ्यूज होगा, तो उसमें जो मटेरियल हम यूज करेंगे वह आपका क्या होगा,
कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखिए लिक्विड फ्यूज, फ्यूज आपके हर तरह के होते हैं, जैसे कि आयल फ्यूज हो गया, नाइफ, मतलब कि समझ जाए कि हर एक तरह का फ्यूज होता है। किटकैट फ्यूज हो गया, कैरिज मतलब कैटरिज फ्यूज हो गया, एचआरसी फ्यूज हो गया, तो सबका अलग अलग एक एडवांटेज है, अलग अलग जगह पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो लिक्विड फ्यूज जो होता है, इसमें जो लिक्विड के रूप में हम यूज करते हैं वो क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इन ए कंपेरिजन द रिवायरेबल फ्यूज एचआरसी फ्यूज हैव द एडवांटेजेस ऑफ। तो रिवायरेबल फ्यूज के तुलना में एचआरसी फ्यूज के क्या एडवांटेज हैं। तो देखिए रिवायरेबल फ्यूज जो आपका है, बेसिकली यह ऐसा फ्यूज है जिसमें आप पुनः वायर को, मतलब कि फिर से जैसे वायर गल गया उसे फिर से इसमें लगा सकते हो, ठीक है। उसका एचआरसी फ्यूज से क्या मतलब कंपैरिजन करें तो एचआरसी फ्यूज का क्या एडवांटेज है। अगर एचआरसी फ्यूज की बात करें तो एचआरसी फ्यूज जो है वो हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, इसका फुल फॉर्म होता है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, ठीक। अब देखिए एचआरसी फ्यूज बेसिकली क्या एडवांटेज है, ऑप्शन देखिए, हाई स्पीड ऑपरेशन, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, नो एजिंग इफेक्ट, ऑल ऑफ दी एबव, ऑल ऑफ दी एबव। तो 94 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, यानी कि एचआरसी फ्यूज में हाई स्पीड ऑपरेशन भी होता है, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी भी है, नो एजिंग इफेक्ट है, ठीक है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। एचआरसी फ्यूज के बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। देखिए अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं एचआरसी फ्यूज से। देखिए इन एचआरसी फ्यूज द टाइम बिटवीन कट ऑफ एंड फाइनल करंट इज जीरो कॉल्ड। अब देखिए एचआरसी फ्यूज में कट ऑफ और फाइनल करंट, जहां पे करंट आपकी जीरो हो गई और कट ऑफ, इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है उसको हम बोलते क्या है, प्री आर्किंग टाइम, आर्किंग टाइम, टोटल ऑपरेटिंग टाइम, नन ऑफ दी दीज, मतलब नन ऑफ दी अबव। अगर आप समझो, जैसे ये मान लो कोई फ्यूज है, ठीक है, ये फ्यूज की कैरेक्टरिस्टिक हम बना रहे हैं। ये देखिए ऐसे कुछ होगा आपका, मान लो सपोज यहाँ पे करंट आपकी क्या हो गई, जीरो हो गई, ठीक है। यहाँ पे आपका कट ऑफ हुआ, ठीक है, ये मान लीजिए कट ऑफ हुआ। कट ऑफ का मतलब कि आप समझ सकते हो कि आर्क आपकी इनिशिएट जहाँ पे हो। कट ऑफ का मतलब क्या होगा फ्यूज में, फ्यूज में कट ऑफ का मतलब आर्क जैसे ही स्टार्ट हो, आर्क क्या हो, जैसे ही स्टार्ट हो, उसके बाद फाइनल करंट जीरो हो जाए। तो यानी कि जहाँ से आर्क स्टार्ट हो गई फिर करंट का जीरो होना, बीच में जो टाइम होगा वो टाइम आपका क्या कहलाएगा, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कट ऑफ करंट अगर फ्यूज में पूछे तो यानी कि वह करंट जहाँ पे आपकी आर्क स्टार्ट होती है वो आपका क्या है, कट ऑफ टाइम है, यानी कट ऑफ करंट है, ठीक है, फ्यूज में। उसके बाद जहाँ पे करंट जीरो हो गई उसको हम फाइनल करंट बोल देते हैं कि फाइनल करंट हमारी क्या हो गई, जीरो हो गई। इसके बीच का जो टाइम है, इसके बीच का जो टाइम है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं आर्किंग टाइम। कौन सी टाइम बोलते हैं, आर्किंग टाइम बोलते हैं, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि कट ऑफ करंट से पहले, कट ऑफ करंट से पहले कौन सी टाइम होती है, तो कट ऑफ करंट से पहले आपके पास जो टाइम होती है वो होती है प्री आर्किंग टाइम। यानी प्री आर्किंग टाइम और फाइनल करंट जीरो हो जाए उसके बीच का जो टाइम है वो कट ऑफ करंट है। कट ऑफ करंट और फाइनल करंट जीरो हो जाए उसके बीच का टाइम जो है वो क्या होता है, वो आर्किंग टाइम होती है। कौन सी टाइम होती है, आर्किंग टाइम होती है। क्लियर है इतनी बात। चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ एचआरसी फ्यूज एंड ए सर्किट ब्रेकर इज एम्प्लॉयड द सर्किट ब्रेकर ऑपरेट्स फॉर। अब देखिए अगर हम एचआरसी फ्यूज और सर्किट ब्रेकर दोनों एक साथ मिला के काम करें तो जो सर्किट ब्रेकर होगा वो ऑपरेट होगा तो किस अंडर में ऑपरेट होगा। ऑप्शन क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट पर, लो ओवर वोल्टेज करंट पर, अंडर ऑल अब नॉर्मल करंट पर, द कॉम्बिनेशन इज न्यूअर एम्प्लॉयड इन प्रैक्टिस। तो अभी इसको हम प्रैक्टिस में रखे हैं। तो 96 नंबर का जो क्वेश्चन है आपको बताना है कि करेक्ट क्या होगा। अब देखिए अगर हम बात करें एचआरसी फ्यूज की तो एचआरसी फ्यूज भी हमारा ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है। इसकी हाई रप्चरिंग कैपेसिटी होती है और इस फ्यूज की एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, विशेषता क्या है कि यह फ्यूज
आपका सबसे पहले इसमें से कुछ ना कुछ फॉल्ट करंट को फ्लो होने देता है। फॉल्ट करंट कुछ ना कुछ एचआरसी फ्यूज से फ्लो होती रहती है। अगर यह फॉल्ट मान लो कि अस्थाई है, यानी कि टेम्प्रोरी फॉल्ट है, हो सकता है कुछ समय के लिए आया फिर मतलब या अपने से चला जाए, तो उस कंडीशन में एचआरसी फ्यूज आपका खराब नहीं होता, कुछ टाइम तक अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देगा। लेकिन अगर ये करंट ज़्यादा टाइम तक, यानी टाइम ज़्यादा लग गया, तब ये जाके एचआरसी फ्यूज क्या होता है, ब्लो कर जाएगा या फिर मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को मिला दिए जब, तो एचआरसी फ्यूज जो होता है लो वोल्टेज के लिए हम यूज करते हैं, मतलब कि लो करंट अगर मान लो कहीं पे मान लो कि उसकी रेटिंग 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर से बढ़ के 7 एम्पियर हो गई, तो हमारा एचआरसी फ्यूज का इस्तेमाल करके हम काम कर लेंगे। ठीक है, और सर्किट ब्रेकर अगर इसके साथ हमने कॉम्बिनेशन कर दिया तो जो ऑपरेट होगा वो कैसे ऑपरेट होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लो ओवरलोड करंट। लो ओवरलोड करंट पर आपका ऑपरेट हो जाएगा सर्किट ब्रेकर। ठीक है, अब देखिए उसके बाद एचआरसी फ्यूज के बारे में या फिर फ्यूज, तो एक क्वेश्चन बहुत ही बार आता है कि जो फ्यूज होता है इसका रेटिंग किस में होती है, इसको एक्सप्रेस किस में करते हैं, तो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं एम्पियर में। किस में करते हैं, एम्पियर में। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है आपसे। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला है कि द लीस्ट एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन फॉर ओवर करंट इन लो वोल्टेज सिस्टम इज। तो लीस्ट एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन, तो बहुत ही सस्ता एक्सपेंसिव प्रोटेक्टिव सिस्टम है इन ओवर करंट इन लो वोल्टेज सिस्टम। लो वोल्टेज सिस्टम में ओवर करंट अगर हो जाए तो हम क्या यूज करेंगे, रिवायरेबल फ्यूज, आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर, एयर ब्रेक स्विच, क्या यूज करेंगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 97, और 97 का करेक्ट आंसर है देखिए कि लिस्ट एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन हो, लिस्ट हो यानी सस्ता भी हो और एक्सपेंसिव भी हो, एंड ओवर करंट लो वोल्टेज वाइंडिंग मतलब लो वोल्टेज सिस्टम। तो लो वोल्टेज सिस्टम में हम हमेशा फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे फ्यूज आपका सिर्फ एक दिया है रिवायरेबल फ्यूज, तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है ये सर्किट ब्रेकर नॉर्मली ऑपरेट्स। तो सर्किट ब्रेकर नॉर्मली किस में ऑपरेट होता है, व्हेन द पावर टू बी सप्लाइड, व्हेन द लाइन इज टू बी टेस्टेड, व्हेन द स्विच इज टू बी पुट ऑन, व्हेन एवर फॉल्ट अकर्स इन द लाइन। तो सर्किट ब्रेकर नॉर्मली कब ऑपरेट होता है, तो क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा कि बहुत बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, सर्किट ब्रेकर कब ओपन होगा भाई, जब कोई फॉल्ट आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि व्हेन एवर फॉल्ट अकर्स इन द लाइन। तो लाइन में जब भी कोई फॉल्ट होगा तब जाके सर्किट ब्रेकर क्या होगा, नॉर्मली ऑपरेट्स होगा। क्लियर है, तो 98 का डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि व्हेन ए फॉल्ट अकर इन ए हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन फर्स्ट। अब देखिए व्हेन द फॉल्ट अकर्स इन ए ट्रांसमिशन, मतलब कि लाइन में जो भी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में, तो पहले क्या होगा, सर्किट ब्रेकर ऑपरेट देन द रिले, रिले ऑपरेट देन द सर्किट ब्रेकर, रिले ऑपरेट देन सक्सेसिव द आइसोलेटर एंड द सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर ऑपरेट देन सक्सेसिव द रिले एंड द सर्किट ब्रेकर। तो आपको मैंने कॉम्बिनेशन बताया था कल, मतलब कि इसके प्रीवियस वीडियो में जो हमने सभी इक्विपमेंट्स पढ़े थे पावर सिस्टम में जो कि प्रोटेक्शन के लिए यूज होते हैं, तो उसमें हमने इनके बारे में डिस्कशन किया था। तो 99 नंबर का जो मतलब कि क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी कि सर्किट ब्रेकर ऑपरेट तभी हो सकता है जब उसको रिले द्वारा कमांड मिले। तो रिले अगर नहीं लगा है तो सर्किट ब्रेकर का कोई मतलब नहीं है। मैंने कल भी मतलब कि इसके प्रीवियस वाली वीडियो में भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ कि रिले के बिना सर्किट ब्रेकर का कोई मतलब नहीं है। आपको सर्किट ब्रेकर तभी ऑपरेट होगा जब रिले उसको सूचना देगा, जब उसको इंडिकेशन देगा, जब उसको पहले फॉल्ट को सेंस करेगा फिर कमांड देगा किसको, सर्किट ब्रेकर को। तो रिले एक सेंसिटिव डिवाइस है, और जो 99 नंबर में मतलब जो सर्किट ब्रेकर है वो क्या है, एक तरह से आप कहते हो कि प्रोटेक्टिव डिवाइस है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। तो सबसे पहले क्या होगा, रिले ऑपरेट्स देन द सर्किट ब्रेकर ऑपरेट्स। तो जो हमने इसके प्रीवियस में जो सारे इक्विपमेंट्स पढ़े थे उसमें आप देखोगे तो मैंने रिले एंड सर्किट ब्रेकर दोनों के बीच में रिलेशन बताया था कि कौन कब ऑपरेट होगा, कैसे कैसे इसका प्रोसेस होता है। दोनों एक साथ जुड़े होते हैं, प्लंजर कहाँ लगा होता है, ट्रिप कॉइल कहाँ पे लगी होती है, सर्किट ब्रेकर की कॉइल कहाँ पे लगी होती है, कैसे कैसे कनेक्शन होता है, सबके बारे में डिस्कशन किया था, उसको मैंने बताया था आपको। तो सबसे पहले रिले ऑपरेट होगा, उसके बाद जाके आपका सर्किट ब्रेकर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब देखिए अगला, द इनिशियल ऑफ
इलेक्ट्रिक आर्क एट द इंस्टेंट ऑफ कंटेक्ट सेपरेशन इज कॉज्ड बाई। अब देखिए जो मतलब कि कंटेक्ट जैसे सर्किट ब्रेकर है, मान लो इसमें दो कंटेक्ट हैं, ठीक है, एक आपका जो होता है मूव करता है, एक आपका फिक्स होता है, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम मतलब कि सेपरेट करते हैं तो इनके बीच में जो होती है एक इलेक्ट्रिक आर्क पैदा हो जाती है। तो किसके कारण होती है? थर्मोनिक इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फील्ड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी अबव। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? 99 नंबर का। तो सॉरी 100, क्वेश्चन नंबर 100। हाँ, तो 100 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला, अगला है कि आर्किंग वोल्टेज विल बी द लीस्ट इन केस ऑफ। तो आर्किंग वोल्टेज विल बी लीस्ट इन केस ऑफ, तो आर्किंग वोल्टेज किस में सबसे कम होता है? कार्बन में, कॉपर में, सिल्वर में, टंगस्टन में, किस में होगा? तो क्वेश्चन नंबर 101 का करेक्ट आंसर होगा सिल्वर। तो सिल्वर में आर्किंग वोल्टेज जो होता है बहुत ही कम होता है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ये सब क्वेश्चन जेई लेवल में पूछे जाते हैं तो इन सबको आप याद रखो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि द हीट प्रोड्यूस्ड एट द कॉन्टेक्ट पॉइंट ओविंग टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज लीस्ट इफेक्टेड बाई। तो हीट प्रोड्यूस हो रही है जो कंटेक्ट पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो ने, तो ये किससे बहुत कम इफेक्टेड होती है? सबसे कम इफेक्टेड किस चीज़ से होती है? ठीक, तो किस चीज़ से अफेक्टेड कम होती है? तो क्वेश्चन नंबर 102 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, यानी उसके आसपास के मीडियम का टेम्परेचर अगर मतलब कि कुछ भी है उससे बहुत कम ही करंट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसके आसपास का जो टेम्परेचर है उससे बहुत ही कम ये अफेक्टेड होगी। क्लियर? अब देखिए क्लियर है, इतनी ये बात तो क्लियर हो गई कि द हीट प्रोड्यूस एट द कांटेक्ट पॉइंट ओविंग टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग, यानी कि एच प्रोपोर्शनल जो होता है वो आई स्क्वायर, मतलब कि ये तो आपने जूल के नियम से पढ़ा ही होगा ना कि एच जो होता है प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर आर टी के, तो एच प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के। इसका मतलब है कि हीट जो है डायरेक्टली डिपेंड कर रही है किस चीज़ पे ऊपर? वो डिपेंड कर रही है करंट के ऊपर, कंटेक्ट रेजिस्टेंस एच प्रोपोर्शनल आर एंड द ड्यूरेशन ऑफ फ्लो करंट टू एच प्रोपोर्शनल टी। तो ये सब तो बेसिकली हीट जो है इस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो बहुत ही कम इफेक्ट होगा उसके आसपास के जो राउंड मतलब कि आसपास के जो मतलब कि टेम्परेचर है उसके ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि हीट बेसिकली जो होती किस पे डिपेंड करी? कंटेक्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, क्योंकि एच प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर आर टी के ऊपर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। ड्यूरेशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो टाइम टी, कि कितने टाइम तक करंट का फ्लो हो रहा है। तो आप इससे समझ सकते हो कि एच प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर आर टी के। तो हीट जो होती है बेसिकली डिपेंड किस पे करेगी? आई पे, आर पे और टी पर, लेकिन इस पर डिपेंड नहीं करेगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड हैव लो वैल्यू फॉर द कंटेक्ट्स एंड देयर मटेरियल। तो किसकी वैल्यू लो होगी फॉर द कंटेक्ट एंड देयर मटेरियल? तो कंटेक्ट के लिए सबसे कम वैल्यू किसकी होगी? थर्मल कैपेसिटी, कंटेक्ट रेजिस्टेंस, थर्मल कंडक्टिविटी, नन ऑफ दिस। तो 103 का जो करेक्ट आंसर है वो है कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड हैव लो वैल्यू, किसकी वैल्यू लो रखेंगे फॉर द कंटेक्ट एंड देयर मटेरियल? तो वो होगा आपका कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू हम हमेशा क्या रखेंगे? लो रखेंगे, क्योंकि कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर ज़्यादा रख देंगे तो जो करंट का फ्लो हो रहा होगा वो आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, करंट का फ्लो कम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला, इन ए सीबी कंटेक्ट वाइप इज नेसेसरी। तो सर्किट ब्रेकर में कंटेक्ट वाइप क्या नेसेसरी है? टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ ओपनिंग ऑफ द सीबी, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ ओपनिंग एंड रिड्यूस द आर्किंग ऑफ द कंटेक्ट, टू इंक्रीज द डाइलेक्ट्रिक डिस्टेंस अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्ट्स, नन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 104 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 104 का जो करेक्ट आंसर है, जो कंटेक्ट वाइप हम यूज कर रहे हैं, कंटेक्ट वाइप, वह बेसिकली क्या करता है? टू इंक्रीज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्ट्स। तो सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्ट के आसपास, ठीक है, सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट के आसपास जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग मतलब कि सर्किट ब्रेकर कंटेक्ट वाइप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये वाइप जो लिखा है इसको हम इस्तेमाल करते हैं, क्यों? क्योंकि सर्किट ब्रेकर के आसपास जो भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी उसको हम
बढ़ा देते हैं। क्लियर। चलिए अगला देखिए। अगला है कि द इंटरप्टिंग मीडियम इन ए कॉन्टेक्टर में भी। तो कॉन्टेक्टर में इंटरप्टिंग मीडियम क्या हम यूज करते हैं? एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, SF6 IL, कंप्रेस्ड आयल, एनी ऑफ द अबव। तो 105 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 का करेक्ट आंसर जो होगा एनी ऑफ द अबव। तो कॉन्टेक्टर बेसिकली एक तरह का, आप समझ सकते हो कि कॉन्टेक्टर बेसिकली एक तरह का क्या होता है, सर्किट ब्रेकर ही होता है, लेकिन वो कॉन्टेक्टर होता है, ठीक है। और कॉन्टेक्टर में भी हमें मीडियम की ज़रूरत पड़ती है इंटरप्ट करने के लिए, यानी कि सर्किट को ओपन या बंद करने के लिए हमें मीडियम की नीड होती है। तो वह मीडियम आपका क्या हो सकता है? एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, SF6 गैस, IL, कंप्रेस्ड एयर, या फिर एनी ऑफ द, मतलब कि करेक्ट आंसर एनी ऑफ द एबव। चलिए अगला है कि द फ्लूइड यूज्ड इन ए सर्किट ब्रेकर शुड बी ऑफ। तो जो फ्लूइड हम यूज करते हैं सर्किट ब्रेकर में, उसके पास क्या होना चाहिए? हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड थर्मल स्टेबिलिटी, नॉन फ्लेमेबिलिटी, आर्क एक्सटिंग्विशेबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 106, तो फ्लूइड्स यूज्ड इन ए सर्किट ब्रेकर शुड बी ऑफ। तो सर्किट ब्रेकर में जो हम फ्लूइड यूज करते हैं वो आपका किस लिए यूज करते हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 106 का जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, द फ्लूइड यूज इन सर्किट ब्रेकर शुड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, नॉन इन्फ्लेमेबिलिटी, आर्क इग्निशन, हाई थर्मल स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, केमिकल स्टेबिलिटी एंड कॉमर्शियल अवेलेबिलिटी एट मॉडरेटर कॉस्ट। मतलब कि कम से कम कॉस्ट पे जो फ्लूइड हम यूज करेंगे वो सब चीज़ें हमको मिल जाए। तो क्वेश्चन आसान है, देखो ये सब क्वेश्चन ऐसे ही मिलते जाएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्पार्किंग बिटवीन कॉन्टैक्ट कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंसर्टिंग। तो जो कॉन्टैक्ट यानी सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट हैं, इन कॉन्टैक्ट के बीच में जो स्पार्किंग हो रही है, इसको हम क्या करेंगे? इसको अगर हम स्पार्किंग को कम करना है, रिड्यूस करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? इसके बीच में क्या इंसर्ट करना चाहिए? कैपेसिटर इन पैरेलल विद द कॉन्टैक्ट्स, कैपेसिटर इन सीरीज विद द कॉन्टैक्ट, ये रजिस्टर्स इन द लाइन, ये रिएक्टर इन द लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 107 का जो करेक्ट आंसर है वह आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी स्पार्किंग बिटवीन कॉन्टैक्ट्स आपको रिड्यूस करना है तो इंसर्ट क्या करना पड़ेगा? एक कैपेसिटर इन पैरेलल विद द कॉन्टैक्ट्स। तो कॉन्टैक्ट्स के पैरेलल में आपको क्या कनेक्ट करना पड़ेगा? एक कैपेसिटर को कनेक्ट करना पड़ेगा, एक कैपेसिटर को कनेक्ट करना पड़ेगा, जिससे आपका क्या हो जाएगा? आपका, ठीक है, आपका आर्क रिड्यूस हो जाएगा, स्पार्किंग जो हो रही है वो रिड्यूस हो जाएगा। फिर देखिए अगला, फॉर ए मैग्नेटिक ब्लो आउट ऑफ आर्क द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। तो मैग्नेटिक फ्लो ब्लो के लिए आउट ऑफ आर्क मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन द लोड करंट एट द राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ द आर्क इन लाइन विद द एक्सिस ऑफ द आर्क, एनी ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 108 का जो करेक्ट आंसर है कि मैग्नेटिक ब्लो आउट ऑफ आर्क द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या प्रोड्यूस करेगी? मैग्नेटिक ब्लो आउट ऑफ आर्क। तो जब आर्क आपकी मैग्नेटिक मतलब ब्लो से आउट हो जाए तो क्या होगा? तो 108 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ द आर्क। तो आर्क के राइट एंगल पर आपका ये क्रिएट होगा। क्लियर। अगला देखिए क्या है। अगला है इन ए सर्किट ब्रेकर द कंटेक्ट स्पेस इज आयनाइज्ड बाई। तो सर्किट ब्रेकर के जो कंटेक्ट होते हैं वो बेसिकली आयनाइज्ड हो जाते हैं किस चीज़ से? ठीक है, जो उसके बीच का स्पेस है वो आयनाइज होता है किससे? फील्ड इमिशन फ्रॉम द कॉन्टेक्ट सरफेस, या फिर अगर अगला क्वेश्चन वो अगला ऑप्शन देखें तो थर्मल इमिशन फ्रॉम द कॉन्टेक्ट सरफेस, थर्मल आयनाइजेशन ऑफ द गैस, एनी ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 109 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा थर्मल एमिशन फ्रॉम द कॉन्टेक्ट सरफेस। तो कॉन्टेक्ट सरफेस से जो थर्मल एमिशन होता है उसी के कारण जो कॉन्टेक्टर है इसके बीच का आर्क आपका प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज की वीडियो हमें नहीं लगता कि उतना खास रही होगी, क्योंकि इसमें थोड़े से क्वेश्चन मैंने देखा नहीं था ना, मैंने इसकी मतलब कुछ भी किया, बस डायरेक्टली मैं बना दिया हूँ, इसलिए थोड़ी सी मुझे लगता है कि आज की वीडियो आपको उतनी अच्छी नहीं लगी होगी जितना बाकी की वीडियोज़ लगी हैं। फिर भी आप टेंशन मत लो, मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से आपके इसके आगे क्वेश्चनों का डिटेल में सोल्यूशन करूँगा और बहुत ही अच्छे तरीके से हम उनको समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।